नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं शेखर जोशी रचित कहानी कोशिका घटवार, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1958। और यह एक प्रेम कहानी है। यह जो कहानी है वह पूर्व दीप्ति शैली में लिखी गई है। इसका मतलब है कि यह भूतकाल में घटी हुई घटना को उस समय याद किया जा रहा है, इसीलिए इसे पूर्व दीप्ति शैली कहा गया है। और इस कहानी में एक गहरी पीड़ा समाई हुई है। यह एक प्रेम कथा है। और शेखर जोशी जी की इस कहानी में लेखक ने एक प्रेम व्यथा से लेकर समाज के परिदृश्य के साथ साथ जीवन के परिचायक को भी दर्शाया है। इस कहानी में प्रेम, भाग्य की विडंबना और पहाड़ी जीवन के संघर्ष को दर्शाया गया है, और यही इस कहानी का मूल उद्देश्य भी है। यह कहानी एक ऐसे प्रेमी की है जो सेना में भर्ती होता है, जिसका नाम है गुसाई, और वह एक पवन चक्की चलाता है। और पात्रा है लक्ष्मा, जो गुसाई की प्रेमिका है, जिसकी शादी नहीं हो पाई है गुसाई के साथ। और आइए देखते हैं कि किन वजह से इन दोनों का विवाह नहीं हो पाया था, कैसे वह सामाजिक रीति रिवाजों के चलते एकत्रित नहीं हो पाए थे। तो आइए पढ़ते हैं हम कोशिका घटवार। यह कहानी है शेखर जोशी द्वारा लिखित। कहानी की शुरुआत करते हैं। गुसाई का मन चिलम में भी नहीं लगा। कृपया नोट कर लीजिए। पूछा जा सकता है कि यह पंक्ति किस कहानी से ली गई है। तो यह पंक्ति जो है कोशिका घटवार कहानी से ली गई है, जिसकी शुरुआत हुई है गुसाई का मन चिलम में भी नहीं लगा। मिहल की छाह से उठकर वह फिर एक बार पवन चक्की के अंदर आया। कृपया नोट कर लीजिए, गुसाई जो है वह पवन चक्की चलाता था। अभी खप्पर में 1/4 से भी अधिक गेहूं शेष था। खप्पर में हाथ डालकर उसने व्यर्थ ही उल्टा पुल्टा और चक्की के पांटों के वृत्त में फैले हुए आटे को झाड़कर एक ढेर बना दिया। तो वह गेहूं की चक्की चलाता था। कृपया नोट कर लीजिए कि ये जो गुसाई है वह गेहूं की चक्की चलाता था, यानी आटा पीसने का काम करता था। बाहर आते आते उसने एक बार और खप्पर में झांक कर देखा, जैसे ही वह जानने के लिए कि इतनी देर में पिसाई हो चुकी है, परंतु अंदर की मिकदार में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। खस की ध्वनि के साथ अत्यंत धीमी गति से ऊपर का पाट चल रहा था। घट का प्रवेश द्वार बहुत कम ऊंचा था। खूब नीचे तक झुककर वह बाहर निकला। सिर के बालों और बाहों पर आटे की एक हल्की सफ़ेद परत बैठ गई थी, क्योंकि वह चक्की चलाता था। तो हमने देखा है कि अक्सर चक्की आटे की दुकान पर जो चक्की पीसने वाला होता है, उसका भी शरीर पूरे आटे से भीगा हुआ रहता है, तो वह उनका शरीर जो है वह सफ़ेद दिखाई देता है। वैसा ही गुसाई का शरीर दिखाई दे रहा था। खंबे का सहारा लेकर वह बुदबुदाया, जा साला, सुबह से 10 पंसेरी भी नहीं हुआ। सूरज कहाँ का कहाँ चला गया है। कैसी अनहोनी बात है। कृपया नोट कर लीजिए, जा साला से लेकर कैसी अनहोनी बात है तक पूछा जा सकता है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कहानी से ली गई है। तो यह जो कहानी है कोशिका घटवार कहानी से ली गई है, और यह गुसाई द्वारा कही गई है। कृपया नोट करते चलिए। आज की परीक्षा का जो परीक्षा का प्रश्न पत्रिका स्वरूप है, उसमें कहानी के शुरू से लेकर जो जो आगे के पैराग्राफ शुरू होते हैं, वहाँ से प्रत्येक पहली लाइन को या आए गए उद्धरण को पूछा जाता है, यह जानने के लिए कि सचमुच में हमने यह कहानियाँ ठीक से पढ़ी है या नहीं है। तो कृपया इन कहानियों को बारीकाई से पढ़ते जाए, उसके नोट्स बनाते जाए। आगे चलते हैं। बात अनहोनी है ही, जेठ बीत रहा है। कृपया नोट कर लीजिए कि यह कौन सा महीना चल रहा है। तो ऋतु बताया गया है, जेठ बीत रहा है। कृपया नोट कर लीजिए। पूछा जा सकता है कि जब वह चक्की चला रहा था तो कौन सा महीना चल रहा था, जेठ। आकाश में कहीं बादलों का नामो निशान भी नहीं। अन्य वर्षों में अब तक की धान रोपाई पूरी हो जाती थी, पर इस साल नदी नाले सब सूखे पड़े हैं। खेतों की सिंचाई तो दरकिनार, बीच की क्यारियां सूखी जा रही है। छोटे नाले गूलों के किनारे के घट महीनों से बंद है। कोसी के किनारे है गुसाई का यह घट।
कृपया नोट कर लीजिए कि जो गुसाई की ये जो घट है, ये जो चक्की है आटा चक्की, यह कौन से नदी के किनारे है। और पूछा जा सकता है कि इस कहानी में कौन सी नदी का जिक्र हुआ है, तो यह है कोसी नदी। पर इसकी भी चाल ऐसी लद्दू घोड़े की चाल को मात देती है। कृपया नोट कर लीजिए कि यह जो घट है गुसाई का, उसकी तुलना किसके साथ की गई है, लद्दू घोड़े के साथ। नोट करते चलिए, छोटी छोटी बातें हैं पर बहुत ही ज़रूरी हैं। पूछा जा सकता है कि कोसी की घटवार कहानी में जो चक्की है गुसाई का घट है, उसकी तुलना किसके साथ की गई है, लद्दू के घोड़े की चाल के साथ। आगे दिया गया है कि चक्की के निचले खंड में छछेर छछेर की आवाज़ के साथ पानी को काटती हुई मथानी चल रही थी। कृपया नोट कर लीजिए कि नदी के निचले खंड में किस प्रकार की आवाज़ें आ रही थी, छछेर छछेर, और वह पानी को काटती हुई मथानी कर रही थी। कृपया नोट कर लीजिए कि ये जो आवाज़ थी वह क्या कर रही थी, मथानी। जैसे कि हम छाछ को मथते हैं तो मथानी करते समय जो आवाज़ आती है, तो यह चक्के की जो आवाज़ है, यह छछीर छछीर की आवाज़ मथानी की प्रमाणित कर रही थी। कितनी धीमी आवाज़, अच्छे पानी पीते ग्वालों के घर में दही की मथानी इससे ज़्यादा शोर करती है। इसी मथानी का वह शोर था कि आदमी को अपनी बात नहीं सुनाई देती, और अब तो भले नदी पार कोई बोले तो बात यहाँ सुनाई दे जाए। छप छप पुरानी फौजी पैंट को घुटनों तक मोड़कर गोसाई पानी की गुल के अंदर चलने लगा। कृपया नोट कर लीजिए कि ये जो पंक्ति बोली गई है, छप 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 पुरानी फौजी पैंट को घुटने तक मोड़कर यह अंदर चला गया। प्रस्तुत पंक्ति किस कहानी से ली गई है, तो कोसी का घटवार। और ये जो पुरानी पैंट का जिक्र यहाँ हुआ है, इसी से पता चलता है कि वह पैंट जो है फौजी बोला गया है, तो वो गुसाई पहले क्या काम करता था, तो फौज में था। कहीं कोई सुराख निकास हो तो बंद कर दे, एक बूंद पानी भी बाहर न जाए। बूंद बूंद की कीमत है इन दिनों। प्रायः आधा फरलांग चलकर वह बांध पर पहुंचा। नदी की पूरी चौड़ाई को घेर कर पानी का बहाव घट के गुल की ओर मोड़ दिया गया था। किनारे की मिट्टी घास लेकर उसने उसने आ, बांध में एक दो स्थान पर निकास बंद कर दिया और फिर गुल के किनारे किनारे चलकर घट के पास आ गया। अंदर जाकर उसने फिर पांटों के वृत्त में फैले हुए आटे को बुहार कर ढेरी में मिला दिया। खप्पर में अभी थोड़ा गेहूँ शेष था। कृपया नोट कर लीजिए कि यहाँ कौन से अनाज का जिक्र हुआ है, गेहूँ, क्योंकि वह गेहूँ की चक्की चलाता था। वह उठकर बाहर आया। दूर रास्ते पर आदमी सिरे पर पिसान रखे और उसकी ओर आ रहा था। गुसाई ने उसकी सुविधा का ख्याल कर वहीं से आवाज़ दे दी, हे हो, यह लंबर देर में आएगा। 2 दिन का पिसान अभी जमा है, ऊपर उमेद सिंह के घट में देख लो। कृपया नोट कर लीजिए, है हो से लेकर उमर सिंह के घट में देख लो तक यह जो पंक्तियां हैं, यह कोसी का घटवार कहानी से ली गई है। और यहाँ पर किस व्यक्ति का नाम आया है, दूसरा जो चक्की वाला है उसका नाम लिया है उमेद सिंह। पूछा जा सकता है कि कोसी का घटवार कहानी में और एक चक्की वाले का नाम दिया गया है, और ऑप्शन में जो भी दिया होगा उसमें से आपका सही उत्तर होगा उमेद सिंह। आगे है, उस व्यक्ति ने मुड़ने से पहले एक बार और प्रयत्न किया। ऊंचे स्वर में पुकार कर बोला, ज़रूरी है जी, पहले हमारा नंबर नहीं लगा दोगे। कृपया नोट कर लीजिए, जरूरी है जी, पहले हमारा नंबर नहीं लगा दोगे। प्रस्तुत पंक्ति जो है कोसी का घटवार कहानी से ली गई है, और यह किसके द्वारा बोली गई है, एक व्यक्ति द्वारा, जो कि गुसाई के पास आटा पिसवाने लेकर आया था। गुसाई होठों ही होठों में मुस्कुराया, रसाला कैसे खींचता है, जैसे घट की आवाज़ इतनी हो कि मैं सुन न सकूं। कृपया नोट कर लीजिए, प्रस्तुत अवतरण जो है यह कोसी का घटवार कहानी से लिया गया है, और इसे किसके द्वारा बोला गया है, तो यह जो पंक्ति है यह गुसाई द्वारा बोली गई है। कृपया करके नोट करते हुए चलिए। कुछ कम ऊंची आवाज़ में उसने हाथ हिलाकर उत्तर दे दिया, यह ज़रूरी कि भाप रहा है जी, तुम ऊपर चले आओ।
कृपया नोट कर लीजिए। पूछा जा सकता है कि यह पंक्ति किस कहानी से ली गई है, तो कोशिका घटवार। वह आदमी लौट गया। मिहल की छाव में बैठकर गुसाई ने लकड़ी के जलते कुंदे को खोलकर चिलम सुलगाई और गुड़गुड़ करता धुआं उड़ाता रहा। कृपया नोट कर लीजिए कि यहाँ गुसाई ने क्या सुलगाया? चिलम। तो गुसाई किसका अधीन था? चिलम का। खस्सर खस्सर चक्की का पाठ चल रहा था। कृपया नोट कर लीजिए, पहले इसमें छप्पर छट छट और इसमें खस्सर खस्सर चक्की का आवाज़ आ रहा है। किट 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 छप्पर से दाने गिराने वाली चिड़िया पाठ पर टकरा रही थी। कृपया नोट कर लीजिए कि प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है, कहानी से ली गई है, तो यह कोशिका घटवा। छिछिर छिछिर की आवाज़ ने मथानी पानी को काट रही थी। देखिए यहाँ पर छिछिर छिछिर और यहाँ पर खस्सर खस्सर और यहाँ पर गुड़ गुड़ करता धुआं। कृपया इन बातों को नोट करते चलिए। पूछा जा सकता है कि इस प्रकार के शब्द किस कहानी से आए गए हैं या निम्नयुक्त कौन से आए गए हैं, तो आप इस प्रश्न का उत्तर ठीक से दे सकते हैं। पत्थरों के बीच में टकने टकने तक फैला हुआ पानी क्या आवाज़ करेगा? पानी के गर्भ से निकलकर छोटे छोटे पत्थर भी अपना सिर उठाए आकाश को निहार रहे थे। दोपहरी ढलने पर भी इतनी तेज धूप, कहीं चिड़ैया भी नहीं बोलती, किसी प्राणी का प्रिय अप्रिय स्वर भी नहीं। कृपया नोट करते चलिए कि यहाँ पर किस प्राणी पक्षी का जिक्र हुआ है? चिड़ैया। और आगे एक जगह घोड़े का जिक्र हुआ है। तो पूछा जा सकता है कि इस कहानी में कौन कौन से पशु पक्षियों के नाम आए हैं, तो पहली ऊपर की पंक्ति में आया था घोड़े के समान, जो कि उसकी स्पीड के बारे में था, और यहाँ पर चिड़ैया कि कोई प्राणी मात्र यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। कृपया इस पंक्ति को देखिए। तेज धूप, कहीं चिड़ैया भी नहीं बोलती और किसी प्राणी का प्रिय अप्रिय स्वर भी नहीं। पूछा जा सकता है कि यह पंक्तियाँ किस कहानी से ली गई हैं, तो यह है कोशिका घटवार। सूखी नदी के किनारे बैठा गुसाई सोचने लगा, क्यों उस व्यक्ति को लौटा दिया? लौट तो वह जाता ही। घट के अंदर टच पड़े किसान के थैलों को देखकर 2-4 क्षण की बातचीत का आसरा ही होता। कभी कभी गुसाई को यह अकेलापन काटने लगता। अभी क्यों बोला गया है ऐसा? क्योंकि वह नदी के किनारे रहता था, अकेला था, उसका कोई परिवार नहीं था, और जो कोई भी व्यक्ति उसके चक्की में आटा पिसवाने आते थे, बस उन्हीं से उसकी बातें हो पाती थी। वह गाँव से अकेला दूर रहता था। सूखी नदी के किनारे यह अकेलापन नहीं, जिंदगी भर का साथ देने के लिए जो अकेलापन उसके द्वार पर धरना देकर बैठ गया है, वही। कृपया नोट कर लीजिए। पूछा जा सकता है कि जिंदगी भर का साथ देने के लिए जो अकेलापन उसके द्वार पर धरना देकर बैठ गया था, वही। तब पूछा जा सकता है कि प्रस्तुत पंक्ति किस कहानी से है? जिसे अपना कह सके ऐसे किसी प्राणी का स्वर उसके लिए नहीं, पालतू कुत्ते बिल्ली का स्वर भी नहीं। कृपया नोट कर लीजिए। कोई भी पंक्ति इसमें से पूछी जा सकती है, इसलिए पंक्तियों को ठीक से पढ़ेंगे। और यहाँ पर किस किस प्राणियों का जिक्र हुआ है, तो कुत्ते और बिल्ली। एक पक्षी का नाम हुआ है चिड़ैया, और इसके पहले था घोड़ा। क्या ठिकाना ऐसे मालिक का जिसका घर द्वार नहीं, बीवी बच्चे नहीं, खाने पीने का ठिकाना नहीं। घुटनों तक उठी हुई पुरानी फौजी पैंट को मोड़कर गुसाई ने खोला। गुल में चलते हुए वह हिस्सा थोड़ा सा भीग गया था, पर इस गर्मी में उसे भीगी पैंट की यह शीतलता अच्छी लगी। पैंट की सलवटें को ठीक करते करते गुसाई ने हुक्के की नली से मुंह छटाया। ठीक है, आगे था चिलम और यहाँ पर भी बोला है हुक्का। उसके होठों में बाएं कोने पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। बीती बातों की याद। गुसाई सोचने लगा, इसी पैंट की बदौलत यह अकेलापन उसे मिला है। यानी कि वो सोच रहा है, कृपया नोट कर लीजिए, इसी पैंट की बदौलत उसे यह अकेलापन मिला है। यह पंक्ति किस कहानी से ली गई है, तो यह है कोशिका घटवार। और किस संदर्भ में गुसाई को ये याद आया है कि इसके कारण ही उसका लक्ष्मा के साथ विवाह नहीं हो पाया है। बहुत पुरानी बातें वह भूल गया है, पर हवालदार साहब की पैंट की बात उसे नहीं भूलती। कृपया नोट कर लीजिए, यहाँ पर हवालदार साहब का जिक्र हुआ है। ऐसे ही फौजी पैंट पहनकर हवालदार धर्म सिंह आया था। कृपया नोट कर लीजिए। यह प्रश्न पूछा भी गया है कि इनमें से कौन से व्यक्ति का
जिक्र इस कहानी में हुआ गया है तो हवलदार धर्म सिंह। इनमें से कौन सा कोशिका गट्टवार कहानी का पात्र है? तो लक्ष्मा और जो ये जो गोसावी है उसके गोसाई है उसके साथ साथ धर्म सिंह का भी नाम इस प्रश्न में पूछा गया था। तो कृपया नोट कर लीजिए, हवलदार धर्म सिंह। लॉन्ड्री की धुली नौकरदार क्रीज वाली पैंट। वैसी ही पैंट पहनने की महत्वाकांक्षा लेकर गोसाई फौज में गया था, पर फौज से लौटा तो पैंट के साथ साथ जिंदगी का अकेलापन भी उसके साथ आ गया। यानी कि फौज में होने के कारण उसके साथ लक्ष्मी के पिता ने शादी करने से, विवाह करने से मना कर दिया था। पैंट के साथ और भी कितनी ही स्मृतियाँ मुखर है। उस बार की छुट्टियों की बात, अभी उसे, ये हमने पहले भी बताया कि यह पूर्व दीप्ति में यानी कि फ्लैशबैक में चलने वाली कहानी है, तो अभी एक एक करके वह बातें उसके मन मस्तिष्क में चलने लगती है। कौन महीना? हाँ, बैसाख। कृपया नोट कर लीजिए, पहले जेठ का महीना था और अभी ये बैसाख महीना। तो ऋतुओं के नाम भी पूछे जा सकते हैं कि इस कहानी में कौन कौन से ऋतुओं के नाम आए हैं। कृपया नोट करते चलिए, बैसाख ही था, बैसाख। सिर पर क्रास खुखरी की क्रेट वाली काली किश्ती नुमा टोपी को तिरछा रखकर फौजी वर्दी पहने वह पहली बार एनुअल लीव पर घर आया। कृपया नोट कर लीजिए कि वह पहली बार कौन सी लीव पर घर आया था? एनुअल लीव पर। तो चिड़वन की आग की तरह खबर इधर उधर फैल गई थी। बच्चे बूढ़े सभी उसमें मिलने आए। चाचा को का गोठ एकदम भर आया था, ठसाठस। बिस्तर की नई एकदम साफ जगमग लाल नीली धारियों वाली दरी आंगन में बिछानी पड़ी थी लोगों को बिठाने के लिए, यानी कि सारे गांव के लोग उसे देखने के लिए, कौतूहल से देखने के लिए आए थे। खूब याद है, आंगन का गोबर दरी में लग गया था। यानी कि आंगन में जो गोबर का जो पानी के साथ छींटे डाली जाती हैं उस पर दरी डाली होगी तो जो पूरा गोबर है दरी में लग गया था। बच्चे बूढ़े सभी आए थे। सिर्फ चना गुड़ या हल्द्वानी के तंबाकू का लोभ नहीं था। कल के शर्मीले गुसाई को इस नए रूप में देखने का कौतूहल भी था, पर गुसाई की आंखें इस भीड़ में जिसे खोज रही थी वह वहाँ नहीं थी। यानी कि वह लक्ष्मा को इस भीड़ में देख रहा था कि शायद वो भी उससे मिलने चली आए, पर वह वहाँ पर नहीं थी। तो यहाँ पर तंबाकू का भी जिक्र हुआ है। कौन कौन से मादक बातों का यहाँ पर जिक्र हुआ है, चीज़ों का? तो चिलम था और अभी तंबाकू। नाले के पार अपने गांव में भैंस के कटिया को खोजने के बहाने दूसरे दिन लक्ष्मा आई थी, पर गुसाई उस दिन उससे मिल न सका। गांव के छोकरे की ही गुसाई की जान को बवाल हो गए थे। बूढ़े नरसिंह प्रधान उस दिनों ठीक नहीं कहते थे। आजकल गुसाई को देखकर सोबनिया का लड़का भी अपनी फटी घेर की टोपी को तिरछी पहनने लग गया था। कृपया नोट कर लीजिए, यहाँ पर बूढ़े प्रधान का नाम आया है नरसिंह प्रधान। नोट करते चलिए कि पूछा जा सकता है कि किन किन का नाम यहाँ पर हुआ है, तो यह गौण पात्र में से है नरसिंह प्रधान। और यहाँ पर बोला गया है कि जो सोबनिया का लड़का है वह भी तिरछी टोपी पहनने लगा था, तो यहाँ पर लिख लेंगे कि सोबनिया का लड़का। दिन रात बिल्ली के बच्चे की तरह छोकरे उसके पीछे लगे रहते, सिगरेट बीड़ी या गपशप के लोभ में। कृपया नोट कर लीजिए, सिगरेट बीड़ी। तो यहाँ पर कौन कौन सी नशीली बातों का जिक्र हुआ है? आगे था चिलम और अभी है सिगरेट और बीड़ी। तो कृपया इन बातों को नोट करते चलिए। एक दिन बड़ी मुश्किल से मौका मिला था उसे। लक्ष्मा को पाल पतेल के लिए जंगल जाते देखकर वह छोकरों से कांकड़ के शिकार का बहाना बनाकर अकेले जंगल को चल दिया था। कृपया नोट कर लीजिए कि वह किस शिकार की बहाना बनाकर लक्ष्मा से मिलने चला गया था? कांकड़ की शिकार। गांव की सीमा से बहुत दूर काफल के पेड़ के नीचे गुसाई के घुटने पर सिर रखकर लेटी लेटी लक्ष्मा काफल खा रही थी। कृपया नोट कर लीजिए कि किस पेड़ के नीचे लक्ष्मा और गुसाई बैठे थे, तो काफल। और लक्ष्मा कौन सा फल खा रही थी? काफल का। तो यहाँ पर हमारे दो प्रश्न होते हैं कि कौन से पेड़ के नीचे वे दोनों बैठे थे? काफल के। और लक्ष्मा कौन सा फल खा रही थी? तो काफल खा रही थी। पके गदराए गहरे लाल लाल काफल। खेल खेल में काफलों की छीना झपटी करते गुसाई ने लक्ष्मा की मुट्ठी भींच दी थी। टप टप काफलों का गाढ़ा रस
उसकी पैंट पर गिर गया था। लक्ष्मा ने कहा था, इसे यहीं रख जाना, मेरी पूरी बाह की कुर्ती इसमें से निकल जाएगी। कृपया नोट कर लीजिए। पूछा जा सकता है कि प्रस्तुत पंक्ति किस कहानी से ली गई है। तो यह पंक्ति जो है कोशिका गठवार कहानी से ली गई है। वह खिलखिलाकर अपनी बात पर स्वयं ही हंस दी। पुरानी बात, क्या कहा था गुसाई ने, याद नहीं पड़ता। तेरे लिए मखमल की कुर्ती ला दूंगा, मेरी सुआ, या कुछ ऐसा ही। कृपया नोट कर लीजिए। तेरे लिए मखमल की कुर्ती ही ला दूंगा, मेरी सुआ। पूछा जा सकता है कि प्रस्तुत पंक्ति किस कहानी से ली गई है। तो यह जो पंक्ति है कोशिका गठवार कहानी से ली गई है। पर लक्ष्मा को मखमल की कुर्ती किसने पहनाई? पहाड़ी पार रमुआ ने। कृपया नोट कर लीजिए। लक्ष्मा के जो पति का नाम था वह था रमुआ, जो तुरी से निशान लेकर उसे ब्याहने आया था। कृपया पूछा जा सकता है कि लक्ष्मा के पति का नाम क्या है? तो रमुआ। और जो तूरी निशान लेकर उसे बहाने आया था, क्या लेकर आया था? तूरी निशान। आगे है, जिसके आगे पीछे भाई बहन नहीं, माई बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नौकरी पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे दे दे हम। यह वाक्य किसके द्वारा बोला गया है? यह लक्ष्मा के पिता द्वारा बोला गया है। पूछा जा सकता है, जिसके आगे पीछे भाई बहन नहीं, माई बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे दे दे हम। तो यहाँ पर जो बंदूक, ये जो है हमारे लिए एक कोड वर्ड हो सकता है। इससे हम पहचान सकते हैं कि यह जो कहानी है यह कोशिका गठवार की है। और यह किसके द्वारा बोला गया है? तो यह जो उद्धरण है लक्ष्मा के बाप के द्वारा बोला गया है। उनका मन जानने के लिए गुसाई ने टेढ़े तिरछे बात चलवाई। उसी साल मंगसीर को एक ठंडी उदास शाम को गुसाई की यूनिट के सिपाही किशन सिंह ने क्वार्टर मास्टर स्टोर के सामने खड़े खड़े उससे कहा था, हमारे गांव के राम सिंह ने जिद की, तभी छुट्टियां बढ़ानी पड़ी। इस साल उसकी शादी थी। खूब अच्छी औरत मिली है यार, शक्ल सूरत भी खूब है, एकदम पटाखा, बड़ी हंसमुख है। तुमने तो देखा ही होगा, तुम्हारे गांव के नज़दीक की है। लक्ष्मा, लक्ष्मा कुछ ऐसा ही नाम है। कृपया नोट कर लीजिए। तो ये जो है यहाँ पर जो है किसकी बातें हो रही है? लक्ष्मा के बारे में हो रही है। और यह जो है मंगसीर को एक ठंडी उदास शाम को गुसाई की यूनिट की सिपाही जिसका नाम है किशन सिंह। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि किशन सिंह किसकी यूनिट में काम करता था? तो यह है गुसाई की यूनिट में। और या फिर पूछा जा सकता है कि यह जो पात्र है किस कहानी से है? तो ये जो है कोशिका गठवार। गुसाई को याद नहीं पड़ता कौन सा बहाना बनाकर वह किशन सिंह के पास चला आया था। रमडे था उस दिन। कृपया नोट कर लीजिए कि कौन सा दिन था जिस दिन वह किशन सिंह से मिलने आया था। रमडे। हमेशा आधा पैग लेने वाला गुसाई उस दिन 2 पैग रम लेकर अपनी चारपाई पर पड़ गया था। ये जो रम है यह एक पेय है, नशीला पेय है। तो यहाँ पर बहुत सारे मादक पदार्थों के नाम दिए गए हैं। कृपया उनके नोट बनाते हुए चलिए। परीक्षा में पूछा जा सकता है और कई तरह के ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो अगर आपको इन बातों का पता है तो आप अपना उत्तर सही कर सकते हैं। हवालदार मेजर ने दूसरे दिन पेशी करवाई थी मलेरिया प्रिकॉशन न करने के अपराध में। सोचते सोचते गुसाई बुदबुदाया, साला एडजुटेंट। गुसाई सोचने लगा, उस साल छुट्टियों में घर से विदा होने से एक दिन पहले वह मौका निकालकर लक्ष्मा से मिला था। गंगानाथ जी की कसम, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। कृपया नोट कर लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कि जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। यह कोटेशन किस कहानी से लिया गया है? तो यह कोशिका गठवार और यह कहा गया है लक्ष्मा की ओर से। वर्षों से वह सोचता है कभी लक्ष्मा से भेंट होगी तो वह अवश्य कहेगा कि गंगानाथ का जागर लगाकर प्रायश्चित्त जरूर कर ले। देवी देवताओं की झूठी कस्में खाकर उन्हें नाराज करने से क्या लाभ। जिस पर भी गंगानाथ का कोप हुआ वह कभी फल फूल नहीं पाया। पर लक्ष्मा से कब भेंट होगी यह वह नहीं जानता। लड़कपन से संगी साथी नौकरी चाकरी के लिए मैदानों में चले गए हैं। गांव की ओर जाने का उसका मन नहीं होता। लक्ष्मा के बारे में किसी से पूछना उसे अच्छा नहीं लगता। जितने दिन नौकरी रही वह पलटकर अपने गांव नहीं आया। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का वॉलंटियर ट्रांसफ़र लेने वालों की लिस्ट में
नायक गुसाई का नाम ऊपर आता रहा लगातार 15 साल तक। कृपया नोट कर लीजिए कि वह किस लिस्ट में था। उसका नाम वॉलंटियर ट्रांसफ़र, क्योंकि वह जानता था कि लक्ष्मा की शादी हो गई है और अभी गांव में जाना ठीक नहीं है, क्योंकि गांव में जाने से उसे बारंबार वह यादें, पुरानी यादें सताने लगेगी। और ये सब कितने दिन सालों तक चलता रहा? 15 साल तक। कृपया नोट कर लीजिए। आगे है, पिछले बैसाख में ही वह गांव लौटा 15 साल बाद। कृपया नोट कर लीजिए कि गुसाई जो है फौज से कितने सालों बाद वापस आया था गांव में, तो 15 सालों बाद। और वह कौन सा महीना था, कौन सा ऋतु चल रहा था? बैसाख। रिजर्व में आने पर काले बालों को लेकर गया था, खिचड़ी बाल लेकर लौटा था। कृपया नोट कर लीजिए कि गुसाई कैसे बाल लेकर लौटा था, तो खिचड़ी बाल, यानी कि आधे काले आधे सफ़ेद। लक्ष्मा का हट उसे अकेला बना गया। आज इस अकेलेपन में कोई होता जिसे गुसाई अपनी जिंदगी की किताब पढ़कर सुनाता। शब्द अक्षर कितना देखा, कितना सुना और कितना अनुभव किया है उसने। कृपया नोट कर लीजिए, शब्द अक्षर कितना देखा, कितना सुना और कितना अनुभव किया उसने। पूछा जा सकता है कि प्रस्तुत उद्धरण किस कहानी से लिया गया है, तो यह है, यह जो पंक्ति है, माफ़ कीजिएगा, ये जो पंक्ति है कोशिका गठवार कहानी से ली गई है। पर नदी के किनारे की यह तपती रेत, पवन चक्की की खटर खिटर और मिहल की छाया में ठंडी चेलम को निष्प्रयोजन गुड़गुड़ाना गुसाई और चारों ओर अन्य कोई नहीं, एकदम निर्जन, निस्तब्ध, सुनसान। एकाएक गुसाई का ध्यान टूटा। सामने पहाड़ी के बीच एक पगडंडी से सिर पर बोझ लिए एक नार आकृति उसी की ओर चली आ रही थी। गुसाई ने सोचा यहीं से आवाज़ देकर उसे लौटा दे। कोसी के किनारे चिकने काई लगे पत्थरों पर कठिनाई से चलाकर उसे वहां तक लेकर निराश लौट जाने को क्यों वह बाध्य करे। यानी कि देखा कि उसे बहुत ज़रूरत होगी, कोई महिला चलकर आ रही है, तो उसे इस कठिनाई से कैसे वापस भेजे, यह सोचकर गुसाई ने उसे वापस जाने के लिए नहीं कहा। और यह जो महिला है वह कौन थी, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह निश्चित रूप से लक्ष्मा थी। दूर से चिल्ला चिल्ला कर पिसान स्वीकार करने वालों के लोगों की आदत के कारण वह तंग हो चुका था। इस कारण आवाज़ देने को उसका मन नहीं हुआ है। वह आकृति अब तक पगडंडी छोड़कर नदी के मार्ग में आ पहुंची थी। चक्की की बदलती आवाज़ को पहचान कर गुसाई घट के अंदर चला गया। खप्पर का अनाज समाप्त हो चुका था। खप्पर में एक कम अन्न वाले थैले को उलटकर उसने अन्न का निकास रोकने के लिए काठ की चिड़ियों को उल्टा कर दिया। किटकिट का स्वर बंद हो गया। वह जल्दी जल्दी आटे को थैले में भरने लगा। घट के अंदर मथानी की छिछिर छछिर आवाज़ भी अपेक्षाकृत कम सुनाई दे रही थी। केवल चक्की के ऊपर वाले पाट की घिसकती हुई घरघराहट का हल्का धीमा संगीत चल रहा था। तभी गुसाई ने सुना, अपनी पीठ के पीछे घट के द्वार पर इस संगीत से भी मधुर एक नारी का कंठस्वर बोला, कब बारी आएगी? रात की रोटी के लिए भी घर में आटा नहीं है। कृपया नोट कर लीजिए, कब बारी आएगी? रात की रोटी के लिए भी घर में आटा नहीं है। प्रस्तुत पंक्ति किस कहानी से ली गई है? कोशिका गठवार। और यह किसके द्वारा बोली गई है? तो लक्ष्मा के द्वारा। सिर पर पिसान रखे एक स्त्री उसे यह पूछ रही थी। गुसाई को उसका स्वर परिचित सा लगा। चौंक कर उसने पीछे मुड़कर देखा। कपड़े में पिसान ढाला बंधा होने के कारण बोझ का सिरा उसके मुख से आगे आ गया। गुसाई उसे ठीक से नहीं देख पाया, लेकिन तब भी उसका मन जैसे आशंकित हो उठा, क्योंकि हो ना हो उसे लगा कि यह आवाज़ जानी पहचानी है और यह लक्ष्मा है। अपनी शंका का समाधान करने के लिए वह बाहर आने को मुड़ा, लेकिन तभी फिर अंदर जाकर पिसान के थैले को इधर उधर रखने लगा। काठ की चिड़िया किटकिट बोल रही थी और उसी गति के साथ गुसाई को अपने हृदय की धड़कन का आभास हो रहा था। यानी कि उसे शंका हो गई थी कि यह लक्ष्मा है। छत के छोटे कमरे में चारों ओर हुए अन्न का चूर्ण, पिसे हुए अन्न का चूर्ण फैल रहा था, जो अब तक गुसाई के पूरे शरीर पर छा गया था। इस कृत्रिम सफ़ेदी के कारण वह वृद्धा सा दिखाई दे रहा था, क्योंकि एक तो 15 साल बाद वह लौटा था और पूरे जो वहाँ चक्की का जो आटा वाटा है वह सब पूरे उसके शरीर पर लग गया था, तो वह जो है बूढ़ा सा लग रहा था। स्त्री ने उसे नहीं पहचाना। उसने दोबारा वे ही शब्द दोहराए,
अब वह भी तेज धूप में बोझा सिर पर रखे हुए गुसाई का उत्तर पाने को आतुर थी। शायद नकारात्मक उत्तर मिलने पर वह उल्टे पांव लौटकर किसी अन्य चक्की का सहारा लेती। दूसरी बार प्रश्नों को गुसाई ने न टाला, उत्तर देना ही पड़ा। यहाँ पहले ही टीला लगा है, देर तो होगी। कृपया नोट कर लीजिए, यहाँ पहले ही टीला लगा है, देर तो होगी, यानी कि यहाँ पहले से ही बहुत सारी रांग लगी हुई है अनाज की, तो देर तो लगेगा ही। पूछा जा सकता है कि यह पंक्ति किस कहानी से है, तो कोशिका गठवार और किसके द्वारा बोली गई, गुसाई द्वारा। उसने दबदबे स्वर में कह दिया। स्त्री ने किसी प्रकार का अनुनय विनय नहीं की। शाम के आटे का प्रबंध करने के लिए वह दूसरी चक्की का सहारा लेने को लौट पड़ी। गुसाई कमर झुकाकर घट से बाहर निकला। मुड़ते समय स्त्री की एक झलक देखकर उसका संदेह विश्वास में बदल गया। पहले ही उसका मन कह रहा था कि वह लक्ष्मा ही होगी, और जब उसने पीछे से उसको देखा तो पहचान लिया। हताश सा वह कुछ क्षणों तक उसे जाते हुए देखता रहा, और फिर अपने हाथों तथा सिर पर गिरे हुए आटे को झाड़कर वह 1-2 कदम आगे बढ़ा। उसने अंदर की किसी अज्ञात शक्ति ने उसे वापस जाती हुई उस स्त्री को बुलाने को बाध्य कर दिया। आवाज देकर उसे बुला लेने को उसने मुंह खोला, परंतु आवाज न दे सका। एक झिझक, एक असमर्थता थी जो उसके मुंह पर बंद कर रही थी। कृपया नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है, एक झिझक, एक असमर्थता जो उसके मुंह को बंद कर रही थी। प्रस्तुत पंक्ति किस कहानी से ली गई है और किसके द्वारा बोली गई है, यह पूछा जा सकता है। गुसाई के अंतर में तीव्र उथल पुथल मच गई। इस बार आवेग इतना तीव्र था कि वह स्वयं को रोक नहीं पाया। लड़खड़ाती आवाज में उसने पुकारा, लक्ष्मा। घबराहट के कारण वह पूरे जोर से आवाज नहीं दे पाया था। स्त्री ने यह आवाज नहीं सुनी। इस बार गुसाई ने स्वस्थ होकर पुनः पुकारा, लक्ष्मा। लक्ष्मा ने पीछे मुड़कर देखा। मायके में उसे सभी इसी नाम से पुकारते थे, यानी कि विवाह के बाद हो सकता है उसका नाम बदल गया है और उसने पहचान लिया कि कोई उसके मायके वाला है जो उसे लक्ष्मा नाम से पुकार रहा है। यह संबोधन उसके लिए स्वाभाविक था, परंतु उसे शंका शायद यह थी कि चक्की वाला एक बार पिसान स्वीकार न करने पर भी उसे बुला रहा है, या उसे केवल भ्रम हुआ। उसने वहीं से पूछा, मुझे पुकार रहे हैं जी? कृपया नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है कि किस कहानी से ली गई है यह पंक्तियाँ, तो कोशिका गठवार, और किसके द्वारा बोली गई है, तो लक्ष्मा। गोसाई ने संयत स्वर में कहा, हाँ ले आओ, जो जाएगा। लक्ष्मा क्षण भर रुकी और फिर घट की ओर लौट आई। अचानक साक्षात्कार होने का मौका न देने की इच्छा से गुसाई व्यस्तता का प्रदर्शन करता हुआ मिहल की छाह में चला गया, यानी कि वो अपने आप को व्यस्त दिखाने लगा। लक्ष्मा पिसान का थैला गट के अंदर रख आई। बाहर निकलकर उसने आंचल की कोर से मुंह पोंछा। तेज धूप में चलने के कारण उसका मुंह लाल हो गया था। किसी पेड़ की छाया में विश्राम करने की इच्छा से उसने इधर उधर देखा। मीहल के पेड़ की छाया को छोड़कर अन्य कोई बैठने के लायक स्थान नहीं था। वह उसी ओर चलने लगी। कृपया नोट कर लीजिए कि वह किस पेड़ की छाया में बैठने के लिए जगह ढूंढ रही थी। पूछा गया तो लिखना है हमें मीहल का पेड़। तो कौन कौन से पेड़ों के नाम यहाँ पर आए हैं, तो पहले भी एक फल का नाम आया है और यहाँ पर आया है मीहल का पेड़, जिसकी छाया में लक्ष्मा बैठना चाहती थी। तो कृपया नोट कर लीजिए। गुसाई की उदारता के कारण ऋणी सी होकर ही जैसे उसने निकट आते आते कहा, तुम्हारे बाल बच्चे जीते रहे घटवार जी। कृपया नोट कर लीजिए, तुम्हारे बाल बच्चे जीते रहे घटवार जी। पूछा जा सकता है कि यह अवतरण, यह जो पंक्ति है किस कहानी से है, तो कोशिका गठवार। उपकार का काम कर दिया तुमने, ऊपर से घट में भी न जाने कितनी देर से नंबर मिलता। अजात संतति के प्रति दिए गए आशीर्वचनों को गुसाई के मन ही मन विनोद के रूप में ग्रहण किया। इस कारण उसकी मानसिक उथल पुथल कुछ कम हो गई। लक्ष्मा उसकी ओर देखे, इससे पूर्व ही उसने कहा, जीते रहे तेरे बाल बच्चे लक्ष्मा, मायके कब आई? कृपया नोट कर लीजिए। पूछा जा सकता है कि यह पंक्तियाँ किस कहानी से ली गई है, तो यह है कोशिका गठवार, और किसके द्वारा, तो गुसाई के द्वारा। गुसाई ने अंतर में घुमड़ती आंधी को रोककर यह प्रश्न इतने संयत स्वर में किया जैसे वह भी अन्य 10 आदमियों की तरह लक्ष्मा के लिए एक साधारण व्यक्ति हो।
दाड़िया की छाया में पान पतेल झाड़कर बैठते लक्ष्मण ने शंकित दृष्टि से गुसाई की ओर देखा। कोसी की सूखी धार अचानक जल प्लावित होकर बहने लगती तो भी लक्ष्मण को इतना आश्चर्य नहीं होता जितना अपने स्थान से केवल 4 कदम की दूरी पर गुसाई को इस रूप में देखने पर हुआ। विस्मय से आंखें फाड़कर वह उसे देखे जा रही थी, जैसे अब भी उसे विश्वास न हो रहा हो कि जो व्यक्ति उससे सम्मुख बैठा है वह उसका पूर्व परिचित गुसाई ही है। तुम जाने लक्ष्मण क्या कहना चाहती थी, शेष शब्द उसके कंठ में ही रह गए। हाँ, पिछले साल पलटन में लौट आया था, वक्त काटने के लिए यह छह लगवा दिया। गुसाई ने अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए कहा है। होठों पर मुस्कान लाने की उसने असफल कोशिश की। कुछ क्षणों तक दोनों कुछ नहीं बोले। फिर गुसाई ने ही पूछा, बाल बच्चे ठीक है? कृपया नोट कर लीजिए कि पूछा जा सकता है यह पंक्ति किस कहानी की है। तो यह है कोशिका गटवार और यह बोली गई है गुसाई के द्वारा। बाल बच्चे ठीक है। आंखें जमीन पर टिकाए गर्दन हिलाकर संकेत से ही उसने बच्चों की कुशलता की सूचना दे दी। जमीन पर गिरे एक दाड़िम के फूल को हाथों में लेकर लक्ष्मण उसकी पंखुड़ियों को एक एक कर निरुद्देश्य तोड़ने लगी और गुसाई पतली सीख लेकर आग को कुरेदता रहा। कृपया नोट कर लीजिए, पेड़ों के जितने भी नाम आए हैं तो यहाँ आया है दाड़िम। दाड़िम यानी अनार। कृपया नोट करते हुए चलिए। तो वह उसकी पंखुड़ियों को एक एक बार निरुद्देश्य तोड़ने लगी और गुसाई पतली सीख लेकर आग को कुरेदता रहा। बातों का क्रम बनाए रखने के लिए गुसाई ने पूछा, तू अभी और कितने दिन मायके ठहरने वाली है? पूछा जा सकता है कि यह पंक्ति किस कहानी से ली गई है। तो प्रस्तुत पंक्ति जो है कोशिका गटवार कहानी से ली गई है। अब लक्ष्मण के लिए अपने को रोकने असंभव हो गया। टप 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 वह सिर नीचा किए आंसू गिराने लगी। यानी कि पुरानी यादें जो है कि वह दोनों जब प्रेम करते थे एक दूसरे से तो किस प्रकार से एक दूसरे को छिप छिप कर मिलते थे, समय बिताते थे। सिसकियों के साथ उसके उठते गिरते कंधों को गुसाई देखता रहा। उसे यह नहीं सूझ रहा था कि वह किन शब्दों में अपनी सहानुभूति प्रकट करे। कितनी देर बाद सहसा गुसाई का ध्यान लक्ष्मण के शरीर की ओर गया। उसके गले में काला चिरेऊ यानी कि सुहाग का निशान। कृपया नोट कर लीजिए, यह प्रश्न पूछा गया था कि कोशिका गटवार कहानी में काला चिरेऊ का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है सुहाग का चिन्ह। कृपया नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह रिपीट भी हो सकता है। हतप्रभ सा गुसाई उसे देखता रहा। अपनी व्यवहारिक अज्ञानता पर उसे बेहद झुंझलाहट हो रही थी। आज अचानक लक्ष्मण से भेंट हो जाने पर वह उन सब बातों को भूल गया जिन्हें वह कहना चाहता था। इन क्षणों में वह केवल मात्र श्रोता बनकर रह जाना चाहता था। गुसाई की सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि पाकर लक्ष्मण आंसू पोंछती हुई अपना दुखड़ा रोने लगी। जिसका भगवान नहीं होता उसका कोई नहीं होता। जेठ जेठानी ने किसी तरह पिंड छुड़ाकर यहाँ माँ की बीमारी में आई थी, वह भी मुझे छोड़कर चली गई। यानी कि वो अपनी आप बीती बता रही है कि भगवान ने तो उसका पति उससे छीन लिया। फिर जेठ जेठानी के पास वह रहती थी तो उनसे त्रस्त थी, पिंड छुड़ाकर यानी त्रस्त थी, इसलिए उनसे किसी तरह से वो अपना पिंड छुड़ाकर यानी से उनसे मुक्ति पाकर वह माँ की बीमारी का बहाना करके यहाँ चली आई थी। एक अभाग मुझे रोने को रह गया है, उसी के लिए जीना पड़ रहा है। तो यहाँ पे वे अपने बेटे के बारे में बता रही है। नहीं तो पेट पर पत्थर बांधकर कहीं डूब मरती, जंजाल कटता। यानी कि अगर उसका पुत्र न होता तो वो शायद कहीं जाकर अपना देह त्याग देती या आत्महत्या कर लेती। यहाँ काका काकी के साथ रह रही हो? गुसाई ने पूछा। कृपया नोट कर लीजिए, यह पंक्ति महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है किस कहानी से है। मुश्किल पड़ने पर कोई किसी को नहीं होता जी। बाबा की जायदाद पर उनकी आंखें लगी हैं, सोचते हैं कहीं मैं हक न जमा लूँ। तो ये भी नोट कर लीजिए, मुश्किल पड़ने पर कोई किसी के को नहीं होता जी। तो ये पंक्ति जो है कोशिका गटवार कहानी से ली गई है और लक्ष्मी द्वारा बोली गई है। मैंने साफ साफ कह दिया, मुझे किसी का लेना देना नहीं है। जंगलात का लेसा ढो ढोकर अपनी गुजर कर लूँगी, किसी की आँख का कांटा बनकर नहीं रहूँगी। कृपया यहाँ से लेकर पूरा कि किसी की आँख का जंगलात का लीसा ढोकर अपनी गुजर कर लूँगी, किसी के आँख का कांटा न बनूंगी। पूछा जा सकता है प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कहानी से ली गई हैं।
गुसाई ने किस प्रकार की मौखिक संवेदना नहीं प्रकट की, केवल सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से उसे देखता भर रहा। दाड़िम के वृक्ष से पीठ लिछार लक्ष्मा घुटने मोड़कर बैठी थी। गुसाई सोचने लगा, 15-16 साल की जिंदगी में अंतर लाने के लिए कम नहीं होते। समय का यह अंतराल लक्ष्मा के चेहरे पर भी एक छाप छोड़ गया था, पर उसे लगा उस छाप के नीचे वह आज भी 15 वर्ष पहले की लक्ष्मा को देख रहा हो, यानी कि उसमें कोई भी मानो बदलाव नहीं हुआ है, वह वैसी ही लग रही है। कितनी तेज धूप है इस साल, लक्ष्मा का स्वर उसके कानों पर पड़ा। प्रसंग बदलने के लिए ही लक्ष्मा ने यह बात जानबूझकर कही हो, यानी कि वह आगे वह दुख भरी बातें उसको नहीं बताना चाहती थी। और अचानक उसका ध्यान उस ओर चला गया जहाँ लक्ष्मा बैठी थी। दाड़िम की फैली फैली अधढकी सालों से छन कर धूप उसके शरीर पर पड़ रही थी। सूरज की एक पतली किरण न जाने कब से लक्ष्मा के माथे पर गिरी हुई एक लट को सुनहरी रंगीनी में डुबा रही थी। गोसाई एकटक उसे देखता रहा। दोपहर तो बीत चुकी होगी, लक्ष्मा ने प्रश्न किया तो गुसाई का ध्यान टूटा। हाँ, अब तो 2 बजने वाले होंगे। कृपया नोट कर लीजिए कि यह उद्धरण किस कहानी से लिया गया है, तो कोशिका गढ़वाल। उधर धूप लग रही हो तो इधर आ जाओ छाँव में। कृपया ये भी नोट कर लीजिए, आजकल समय को लेकर भी प्रश्न पूछ रहे हैं। तो जब दोपहर का समय है तो वहाँ पर कितने बजने वाले हैं, 2 बजने वाले होंगे, ऐसा कहा गया है। उधर धूप लग रही हो तो इधर आ जाओ छाँव में, कहता हुआ गोसाई एक जमाई लेकर अपने स्थान से उड़ गया। नहीं, यह ठीक है, कहकर लक्ष्मी ने गोसाई की ओर देखा, लेकिन वह अपनी बात कहने के साथ ही दूसरी ओर देखने लगा था। घट में कुछ देर पहले डाला हुआ पिसान समाप्ति पर था। नंबर पर रखे हुए पिसान की जगह उसने जल्दी जल्दी लक्ष्मा का अनाज छप्पर में खाली कर दिया, यानी कि अभी वो लक्ष्मा का पिसान करने वाला था। धीरे धीरे चलकर गुसाई घूल के किनारे तक गया। अपनी अंजुली से भर भर कर उसने पानी पिया और फिर पास ही एक बंजर घट के अंदर जाकर पीतल और एल्यूमिनियम के कुछ बर्तन लेकर आग के निकट लौट आया। तो यहाँ पर कौन से बर्तनों की बात हुई है? पीतल और एल्यूमिनियम, इन बर्तनों का नाम आया है। कृपया नोट करते हुए चलिए। आसपास पड़ी हुई सूखी लकड़ियों को बटोर कर उसने आग सुलगाई और एक काली पूती बटलोई में पानी रखकर जाते जाते लक्ष्मा की ओर मुँह कर कह गया, चाय का टाइम भी हो रहा है, पानी उबल जाए तो पत्ती डाल देना, पुड़िया में रखी हुई है। कृपया नोट कर लीजिए, चाय का टाइम भी हो रहा है, पानी उबल जाए तो पत्ती डाल देना, पुड़िया में पड़ी हुई है, पूछा जा सकता है प्रस्तुत पंक्ति के बारे में। लक्ष्मा ने कोई उत्तर नहीं दिया, वह उसे नदी की ओर जाने वाली पगडंडी पर जाता हुआ देखती रही। सड़क के किनारे की दुकान से दूध लेकर लौटते लौटते गुसाई का काफ़ी समय लग गया था। वापस आने पर उसने देखा एक 6-7 वर्ष का बच्चा लक्ष्मा की देह पर सटक कर बैठा हुआ है। कृपया नोट कर लीजिए, बच्चे की उम्र कितनी बताई गई है? 6-7 साल। और यह बच्चा किसका है? तो लक्ष्मा का। बच्चे का परिचय देने की इच्छा से जैसे लक्ष्मा ने कहा, इस छोकरे को घड़ी भर के लिए भी चैन नहीं मिलता, जाने कैसे पूछता खोजता मेरी जान खाने को यहाँ भी पहुँच गया। कृपया नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है कि इन पंक्तियों के बारे में कि कहाँ से ली गई है, तो कोशिका गढ़वाल। गुसाई ने लक्ष्य किया कि बच्चा बार बार उसकी दृष्टि बचाकर माँ से किसी चीज़ के लिए जिद कर रहा है। एक बार झुंझलाकर लक्ष्मा ने उसे झिड़क दिया, चुप रह, अभी लौटकर घर जाएंगे, इतनी देर में मरा क्यों जा रहा है? कृपया नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि यह पंक्तियाँ किस कहानी से ली गई है? कोशिका गढ़वाल। चाय के पानी में दूध डालकर गुसाई फिर उसे बंजर घट में गया। एक थाली में आटा लेकर वह गुल के किनारे बैठा बैठा उसे गूंथने लगा। नीहल के पेड़ की ओर आते समय उसने साथ में 2 बर्तन और ले लिए। लक्ष्मा ने बटलोई में दूध चीनी डालकर चाय तैयार कर दी थी। एक गिलास, एक एल्यूमिनियम का मग और एक एल्यूमिनियम के मैस टिन में गुसाई ने चाय डालकर आपस में बांट ली और पत्थरों से बने बेढंग चूल्हे के पास बैठकर रोटियां बनाने का उपक्रम करने लगा। कृपया नोट कर लीजिए कि किन किन बातों का जिक्र हुआ है। एक गिलास, एक एल्यूमिनियम का मग और एक एल्यूमिनियम के मैस टिन। आजकल के परीक्षा पैटर्न में ये चीज़ों के नाम भी पूछे जा रहे हैं, तो कृपया
इन सभी बातों का नोट आप कर लीजिए कि गोसाई ने चाय में डालकर आपस में बाँट ली और पत्थरों से बनी हुई चूल्हे के पास वह रोटी बनाने का उपक्रम करने लगा। हाथ का चाय का गिलास जमीन पर टिकाकर लक्ष्मा उठी। आटे की थाली अपनी ओर खिसकाकर वह स्वयं रोटी पका देने की इच्छा ऐसे स्वर में प्रकट की कि गोसाई न कह सका। वह खड़ा खड़ा उसे रोटी पकाते हुए देखता रहा। गोल गोल डिबिया सखिया रोटियां चूल्हे में खिलने लगी। वर्षों बाद गोसाई ने ऐसी रोटियां देखी थी जो अनिश्चित आकार की फौजी लंगर की चपातियों या स्वयं उसके हाथ से बनी बेडौल रोटियों से एकदम भिन्न थी। आटे की लोई बनाते समय लक्ष्मा के छोटे छोटे हाथ बड़ी तेजी से घूम रहे थे। कलाई में पहने हुए चांदी के कड़े जब कभी आपस में टकरा जाते तो खन खन की एक अत्यंत मधुर स्वर निकलती। तो लक्ष्मा के हाथों में किसके कड़े थे? चांदी के। कृपया नोट कर लीजिए कि लक्ष्मा के हाथों में चांदी के कड़े थे। चक्की के पाट पर टकराने वाली काठ की चिड़ियों का स्वर कितना नीरस हो सकता है, यह सुनाई गुसाई ने आज पहली बार अनुभव किया। किसी काम से वह बंजर घाट की ओर गया और जल्दी बड़ी देर तक खाली बर्तन डिब्बे को उठाता रखता रहा। वह लौटकर आया तो लक्ष्मा रोटी बनाकर बर्तनों को समेट चुकी थी और अब आटे में सने हाथों से धो रही थी। गुसाई ने बच्चे की ओर देखा। वह दोनों हाथों में चाय का मग थामे टकटकी लगाकर गुसाई को देखा जा रहा था। लक्ष्मा ने आग्रह के स्वर में कहा, चाय के साथ खानी हो तो खा लो, फिर ठंडी हो जाएगी। कृपया नोट कर लीजिए, यह पंक्ति पूछी जा सकती है। मैं तो अपने टाइम से ही खाऊंगा। यह तो बच्चे के लिए। स्पष्ट कहने में उसे झिझक महसूस हो रही थी, जैसे ही बच्चे के संबंध में चिंतित होने की उसकी चेष्टा अनधिकार हो। न जी, वह तो अभी घर से खाकर ही आ रहा है। मैं रोटियां बनाकर रख आई थी। कृपया नोट कर लीजिए। पूछा जा सकता है, प्रस्तुत पंक्तियां किस कहानी से ली हुई हैं? अत्यंत संकोच के साथ लक्ष्मा ने आपत्ति प्रकट कर दी। तो इन पंक्तियों से क्या पता चलता है कि लक्ष्मा जो है वह बहुत स्वाभिमानी है। वह नहीं चाहती कि उसे रोटी के लिए किसी के सामने शर्मिंदा होना पड़े। हाँ, यूं ही कहती है, कहाँ रखी थी रोटियां घर में? कृपया नोट कर लीजिए कि यह जो है लक्ष्मी के बेटे द्वारा बोला गया है और किस कहानी से? कोशिका गढ़वाल। कृपया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि हाँ, यूं ही कहती है, कहाँ रखी थी रोटियां घर में? बच्चे ने रुआंसी आवाज में वास्तविक स्थिति स्पष्ट कर दी। वह ध्यानपूर्वक अपनी माँ और इस अपरिचित व्यक्ति की बातें सुन रहा था और रोटियों को देखकर उसका संयम ढीला पड़ गया था। चुप! आंखें तरेर कर लक्ष्मा ने उसे डांट दिया। यानी कि उसे तो पता था कि बच्चे को बहुत भूख लगी है, पर वह स्वाभिमानी थी, इसलिए अपने बच्चे को उसने कहा, चुप! आंखें तैर कर लक्ष्मा ने उसे डांट कर दिया। बच्चे के इस कथन से उसकी स्थिति हास्यास्पद हो गई थी। लज्जा से उसका मुंह आरक्त हो गया था। बच्चा है, भूख लगी आई होगी, डांटने से क्या फायदा? कृपया नोट कर लीजिए। पूछा जा सकता है कि प्रस्तुत पंक्ति किस कहानी से? गुसाई ने बच्चे का पक्ष लेकर 2 रोटियां उसकी ओर बढ़ा दी। कृपया नोट कर लीजिए कि गुसाई ने बच्चे को कितनी रोटियां दी? 2 रोटियां दी, परंतु माँ की अनुमति के बिना उन्हें स्वीकारने का साहस बच्चे को नहीं हो रहा था। यानी कि उसकी माँ जो है लक्ष्मा उसे स्वाभिमानी बनाना चाहती थी, स्वाभिमान सिखा रही थी, इसलिए बच्चा ने तुरंत नहीं ली। वह अपनी माँ की ओर देख रहा था कि कहीं माँ उसे डांट ना दे। वह ललचाई दृष्टि से कभी रोटियों की ओर कभी माँ की ओर देख लेता था। गुसाई के बार बार आग्रह करने पर भी बच्चा रोटियों को लेने में संकोच करता रहा, तो लक्ष्मा ने उसे झिड़क दिया, मर, अब ले, क्यों नहीं लेता? जहाँ जाएगा वही अपने लक्षण दिखाएगा। कृपया नोट कर लीजिए। पूछा जा सकता है इन पंक्तियों के बारे में, तो यह कोशिका गढ़वाल कहानी से ली गई है और किसके द्वारा? तो लक्ष्मा द्वारा कही गई है। इससे पहले कि बच्चा रोना शुरू कर दे, गुसाई ने रोटी के ऊपर एक टुकड़ा गुड़ का रखकर बच्चे के हाथों में भर दिया। तो यहाँ पर रोटी के साथ गुसाई ने क्या दिया बच्चे को? रोटी के साथ गुड़ का टुकड़ा दिया। पूछा जा सकता है कि क्या दिया? तो गुड़ है। भरी भरी आंखों से इस अनोखे मित्र को देखकर बच्चा चुपचाप रोटी खाने लगा और गुसाई कौतुकपूर्ण दृष्टि से उसके हिलते हुए होठों को देखता रहा। इस छोटे से प्रसंग के कारण वातावरण में एक तनाव सा आ गया, क्योंकि लक्ष्मा जो है वो बहुत स्वाभिमानी थी और उसे जैसे उसके स्वाभिमान को ठेस लग गई थी, तो उसका जो मन है वह पूरा तनाव से भर गया था, जिसे गुसाई और लक्ष्मा दोनों ही अनुभव कर रहे थे।
स्वयं भी एक रोटी को चाय में डुबोकर खाते खाते गुसाई ने उसे जैसे इस तनाव को कम करने की कोशिश में ही मुस्कुराकर कहा, लोग ठीक कहते हैं, औरत के हाथ की बनी रोटियों में स्वाद ही दूसरा होता है। कृपया नोट कर लीजिए, यह पंक्ति पहले भी पूछी जा चुकी है, अब भी पूछी जा सकती है। लक्ष्मण ने करुण दृष्टि से उसकी ओर देखा। गुसाई हो होकर खोखली हंसी हंस रहा था। कुछ साग सब्जी होती तो बेचारा एक आध रोटी और खा लेता। नोट कर लीजिए कि यह गुसाई द्वारा बोली गई है और किसके संदर्भ में, तो लक्ष्मण के बेटे के लिए यह जो पंक्ति है बोली गई है। गुसाई ने बच्चे की ओर देखकर अपनी विवशता प्रकट की। ऐसे ही खाने पीने वाले की तकदीर लेकर पैदा हुआ होता तो मेरे भाग्य क्यों पड़ता। 2 दिन से घर में तेल नमक नहीं है, आज थोड़े पैसे मिले हैं, आज ले आऊंगी कुछ सौदा। कृपया नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है इस पंक्ति के बारे में। हाथ से अपनी जेब टटोलते हुए गुसाई ने संकोचपूर्ण स्वर में कहा, लक्ष्मण। लक्ष्मण ने जिज्ञासा से उसकी ओर देखा। गुसाई ने जेब से एक नोट निकालकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ले, काम चलाने के लिए यह रख ले, मेरे पास अभी और है, परसों दफ्तर में मनी ऑर्डर आया था। नोट कर लीजिए कि यह पंक्ति पूछी जा सकती है। नहीं नहीं जी, काम तो चल ही रहा है, मैं इस मतलब से थोड़े कह रही थी, यह तो बात चली थी तो मैंने कहा, कहकर लक्ष्मण ने सहायता लेने से इनकार कर दिया। गुसाई को लक्ष्मण का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। रूखी आवाज में वह बोला, दुख तकलीफ के वक्त ही आदमी आदमी के काम नहीं आया तो बेकार है रस साला। कितना कमाया, कितना फूका हमने इस जिंदगी में। कृपया नोट कर लीजिए, कितना कमाया, कितना फूका हमने इस जिंदगी में, पूछा जा सकता है। कोई हिसाब, पर क्या फायदा, किसी के काम नहीं आया, इसमें एहसान की क्या बात है, पैसा तो मिट्टी है साला। कृपया नोट कर लीजिए, यह जो गुसाई है यह बार बार किस प्रकार की गाली इसके मुंह में है, साला। पैसा तो मिट्टी है साला, किसी के काम नहीं आया तो मिट्टी, एकदम मिट्टी। कृपया नोट कर लीजिए, पैसा से लेकर एकदम मिट्टी तक। परंतु गुसाई के इस तर्क के बावजूद भी लक्ष्मण अड़ी रही। बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए उसने दार्शनिक गंभीरता से कहा, गंगानाथ दाहिने रहे तो भले बुरे दिन निभ ही जाते हैं जी। पेट का क्या है, घट के छप्पर की तरह जितना डालो कम हो जाए। अपने पराये प्रेम से हंस बोल दे तो वह बहुत है दिन काटने के लिए। कृपया नोट कर लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूछा जा सकता है। गुसाई ने गौर से लक्ष्मण के मुख की ओर देखा। वर्षों पहले उठे हुए ज्वार और तूफान की का वह कोई चिन्ह शेष नहीं था। अब वह सागर जैसी सीमाओं में बनकर शांत हो चुका था। रुपए लेने के लिए लक्ष्मण से अधिक आग्रह करने का उसका साहस न हुआ, पर गहरे असंतोष के कारण बुझा बुझा सा वह धीमी चाल से चलकर वहां से हट गया। सहसा उसकी चाल तेज हो गई और घट के अंदर जाकर उसने एक बार शंकित दृष्टि से बाहर की ओर देखा। लक्ष्मण उस ओर पीठ किए बैठी थी। उसने जल्दी जल्दी अपने निजी आटे को टीन से 2-2.5 सेर के करीब आटा निकालकर लक्ष्मण के आटे में मिला दिया। कृपया नोट कर लीजिए, यह प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है कि जो गुसाई है उसने कितना सेर आटा लक्ष्मण के आटे में मिला दिया, तो 2-2.5 सेर। कृपया नोट कर लीजिए, यह PYQ है। आटे में मिला दिया और संतोष की एक सांस लेकर वह हाथ झाड़ता हुआ बाहर आकर बांध की ओर देखने लगा। ऊपर बांध पर किसी को घुसते हुए देखकर उसने हाँक दी। शायद खेत की सिंचाई के लिए कोई पानी डालना चाहता था। बांध की ओर जाने से पहले वह एक बार लक्ष्मण के निकट आया। किसान पिस जाने की सूचना उसे देकर वापस लौटते हुए फिर ठिठक कर खड़ा हो गया। मन की बात कहने में जैसे उसे झिझक हो रही थी। अटक अटक कर वह बोला, लक्ष्मण। तो हमने देखा है कई प्रकार की ऐसी जो प्रेम कथाएं होती है, तो यह साहजिक है कि कई सालों बाद जब फिर से मिलन होता है तो सूझ नहीं आता है कि अभी क्या बोले क्या कहे। तो वैसी ही परिस्थिति इन दोनों की हो रही थी। लक्ष्मण ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। गुसाई को चुपचाप अपनी ओर देखते हुए पाकर उसे संकोच होने लगा। वह न जाने क्या कहना चाहता है। इस बात की आशंका से उसके मुंह का रंग अचानक फीका होने लगा। पर गुसाई ने झिझकते हुए केवल इतना ही कहा, कभी 4 पैसे जुड़ जाए तो गंगानाथ का जागर लगाकर भूल चूक की माफी मांग लेना।
कृपया नोट कर लीजिए कि कभी 4 पैसे जुड़ जाए तो गंगानाथ जागर लगाकर भूल चूक की माफ़ी मांग लेना। भूत परिवार वालों को देवी देवता के कोप से बचा रहना चाहिए। तो यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? तो यह जो पंक्ति है यह गुसाई द्वारा बोली गई है लक्ष्मा के लिए। और ऐसा वह क्यों कह रहा है? क्योंकि उसका यह मानना था कि अगर जब लक्ष्मा ने उससे कसम खाई थी कि तुम जो कहोगे मैं वही कहूँगी, गंगानाथ की कसम, और बाद में उसने परिवार के दबाव के कारण अपनी शादी कहीं और किसी के साथ कर ली थी। तो इसीलिए गुसाई का यह मानना था कि अगर गंगानाथ की झूठी कसम खा लेती है तो उसका प्रभाव हमारी ज़िंदगी पर विपरीत पड़ता है, और इसी के कारण मानो वह विधवा भी हो गई है। तो आगे वह उसको सुझाव देता है कि तुम 4 पैसे जुड़ जाने पर गंगानाथ का दर्शन जरूर करना। पानी तोड़ने वाले खेत रहित से झगड़ा निपटाकर कुछ देर बाद लौटते हुए उसने देखा सामने वाली पहाड़ की पगडंडी पर सर पर आटा लिए लक्ष्मा अपने बच्चे के साथ धीरे धीरे चली जा रही थी। वह उन्हें पहाड़ी के मोड़ तक पहुंचने तक टकटकी बांधे देखता रहा। गट के अंदर काठ की चिड़िया अब भी किट-किट आवाज़ कर रही थी। चक्की का पाट खिसर-खिसर चल रहा था और मथानी का पानी काटने की आवाज़ आ रही थी, और कहीं कोई स्वर नहीं, सब सुनसान निस्तब्ध। तो कृपया नोट कर लीजिए कि यहाँ पर किस प्रकार से काठ की चिड़िया का यानी जो उसकी चक्की चल रही है तो उसकी आवाज़ हो रही है चिड़िया के समान, किट-किट की आवाज़, और ये जो है खिसर-खिसर, उसका जो पार्ट है चक्की का तो उसका आवाज़ है खिसर-खिसर, और मथानी जैसे घुसर-घुसर। तो इस प्रकार की आवाज़ों की भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं और किस तरह के स्वर यहाँ पर दर्शाए गए हैं, और इस प्रकार से इस कहानी का अंत यही होता है। तो यह बड़ी ही मार्मिक और रोचक कहानी है कि समाज द्वारा प्रताड़ित इन दोनों को कैसे मिलने से रोका गया है। सामाजिक बंधनों के कारण इनका मिलन नहीं हो पाया है, पर मानवता की दृष्टि से किस प्रकार से गोसाई ने लक्ष्मा की मदद की। तो आइए चलते हैं, इसी के साथ इस कहानी को हम यही समाप्त करते हैं। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए, इसके नोट्स लिखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।